भारतीय विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश राज ने भारत पर पूर्ण शासन अपने हाथ में ले लिया। सुधार लागू किए गए, जिनमें धर्म के प्रति सहिष्णुता और सिविल सेवा में भारतीयों की भर्ती शामिल थी। सुधारों का उद्देश्य सुलह के माध्यम से आगे के विद्रोहों से बचना था। साथ ही भारत में ब्रिटिश सेना को भी मजबूत किया गया। इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि ब्रिटिश सरकार का वास्तव में भारत पर नियंत्रण करने का कभी इरादा नहीं था, लेकिन जब ब्रिटिश हितों को खतरा पैदा हुआ तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। भारत में नए ब्रिटिश शासन का मूर्त रूप वायसराय का कार्यालय था। यद्यपि 1857 के विद्रोह ने ब्रितानी उद्यमियों को हिलाकर रख दिया और वो इसे रोक नहीं पाए थे। इस गदर के बाद ब्रितानी और अधिक चौकन्ने हो गए और उन्होंने आम भारतीयों के साथ संवाद बढ़ाने का प्रयत्न किया तथा विद्रोह करने वाली सेना को भंग कर दिया। साथ प्रदर्शन की क्षमता के आधार पर सिखों और बलूचियों की सेना की नई पलटनों का निर्माण किया गया। उस समय से भारत की स्वतंत्रता तक की सेना कायम रही। 1861 की जनगणना के अनुसार भारत में अंग्रेजों की कुल जनसंख्या 125,945 पाई गई। इनमें से केवल 41,862 आम नागरिक थे, बाकी 84,083 यूरोपीय अधिकारी और सैनिक थे। 1880 में भारतीय राजसी सेना में 66,000 ब्रितानी सैनिक और 130,000 देशी सैनिक शामिल थे। 10 ये भी पाया गया कि रियासतों के मालिक और जमींदारों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, जिसे लॉर्ड कैनिंग के शब्दों में तूफान में बांध कहा गया। साथ उन्हें ब्रितानी राज सम्मानित भी किया गया और उन्हें आधिकारिक रूप से अलग पहचान तथा ताज दिया गया। 8 कुछ बड़े किसानों के लिए भूमि सुधार कार्य भी किए गए, जिसे बाद में 90 वर्षों तक वैसा ही रखा गया। अंत में ब्रितानियों ने सामाजिक परिवर्तन से भारतीयों के मोहभंग को महसूस किया। विद्रोह तक वो उत्साहपूर्वक सामाजिक परिवर्तन से गुजरे, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। साथ उन्होंने ये भी महसूस किया कि भारत की परंपरा और रीति रिवाज बहुत कठोर तथा दृढ़ है, जिन्हें आसानी से नहीं बदला जा सकता। तत्पश्चात और अधिक मुख्यतः धार्मिक मामलों से संबद्ध ब्रितानी सामाजिक हस्तक्षेप नहीं किए गए। ब्रिटिश राज 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश द्वारा शासन था। एक क्षेत्र जो सीधे ब्रिटेन के नियंत्रण में था, जिसे आमतौर पर समकालीन उपयोग में इंडिया कहा जाता था, उसमें वो क्षेत्र शामिल थे जिन पर ब्रिटेन का सीधा प्रशासन था, समकालीन ब्रिटिश इंडिया, और वो रियासतें जिन पर व्यक्तिगत शासक राज करते थे पर उन पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता थी। ब्रितानी राज गोवा और पुडुचेरी जैसे अपवादों को छोड़कर वर्तमान समय के लगभग संपूर्ण भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक विस्तृत था। विभिन्न समयों पर इसमें अदन 1858 से 1937 तक, टू लोअर बर्मा 1858 से 1937 तक, अपर बर्मा 1886 से 1937 तक, ब्रितानी सोमालीलैंड 1884 से 1898 तक और सिंगापुर 1858 से 1867 तक को भी शामिल किया जाता है। बर्मा को भारत से अलग करके 1937 से 1948 में इसकी स्वतंत्रता तक ब्रितानी ताज के अधीन सीधे। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने अपने फरवरी 1835 के निर्णय में भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक गवर्नर जनरल के विचारों को लागू किया। बेंटिक ने आधिकारिक भाषा के रूप में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को लागू करने, अनुदेश अंग्रेजी में रखने और अंग्रेजी भाषी भारतीय अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का अनुग्रह किया था। वो उपयोगितावाद के विचारों से प्रभावित थे। तथापि बेंटिक का प्रस्ताव लंदन के अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1880 से 1920 तक प्रतिवर्ष 1% के हिसाब से वृद्धि हुई और जनसंख्या में भी लगभग 1% की वृद्धि हुई। 14 इसका परिणाम ये हुआ कि दीर्घकाल में भी प्रति व्यक्ति आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे जीवन यापन की लागत और अधिक बढ़ गई। अभी भी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी और अधिकतर किसानों का जीवन यापन का माध्यम कृषि था। इसके बाद व्यापक सिंचाई प्रणाली निर्मित की गई एवं निर्यात और भारतीय उद्योग के लिए कच्चे माल के लिए आवश्यक नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिया गया, जिसमें मुख्यतः जूट, कपास, गन्ना, कॉफी और चाय शामिल थी। 15 औपनिवेशिक काल में भारत का सकल घरेलू उत्पाद शेयर 20% से घटकर 5% पर आ गया।